Dear student, today we will learn class 7th chapter 2nd history new kings and kingdoms. Students, today we will learn about second chapter. The this in this chapter we will learn about the kings and kingdoms during the period 700 to 1200 AD. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो समय था 700 से 1200 के बीच का, ये जनरली मिडिएवल पीरियड कहा जाता है इतिहास का या हिस्ट्री का। लेकिन इस पीरियड में हमारे इंडिया में बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स राइज हो रहे थे, चाहे वो साउथ इंडिया हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो। तो देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की वजह से इंडिया की हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या राइज एंड फॉल हुए, पॉलिटिकल, सोशली, इकोनॉमिकली, हर फील्ड में इन स्टेट्स के राइज होने का काफ़ी इफेक्ट पड़ा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, द पीरियड रफली बिगिनिंग फ्रॉम 700 टू 1200 AD इज़ नोन एज द अर्ली मिडिएवल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, जो हमारे भारत के इतिहास में जो 700 से 1200 AD के बीच का जो समय था, उस समय को अर्ली मिडिएवल पीरियड कहा गया है। ड्यूरिंग दिस 5 centuries 700 to 1200 AD देयर वॉज मच पॉलिटिकल टर्मोइल इन इंडिया। यानी इस दौरान में ये जो 5 centuries थी 700 से 1200 AD के बीच की, इस बीच में हमारी जो भारतीय इतिहास है उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स के फाइट होने के राइज होने की वजह से जो ये स्टेट्स हैं वो अपने एरिया को बढ़ाने के लिए या अपनी पावर को शक्तिशाली बनाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। देखिए, इसको मैं समझाती हूँ आगे। वन स्टेट फाइटिंग विद द अनदर विद द रिजल्ट द फॉरेन इन्वेडर्स मैड देयर वे इन दिस कंट्री। यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में फाइट करने में बिजी था, या अपने क्षेत्रफल को या अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में करने में बिजी थे। इस वजह से जो बाहरी इन्वेडर्स थे, यानी फॉरेन जो इन्वेडर्स थे, बाहरी आक्रमणकारियों को एक ही मौका मिल गया था इस कंट्री में अपनी जगह बनाने का। मैनी रॉयल डायनेस्टीज राइज एंड फॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी इस वजह से क्या हुआ कि इस समय में 700 से 1200 AD के बीच में बहुत सारी जो रॉयल डायनेस्टीज़ है, डायनेस्टीज़ का मतलब होता है वंशज, यानी बहुत सारी जो रॉयल डायनेस्टीज़ है, रॉयल वंशज हैं, इस पीरियड के दौरान में उनका राइज हुआ और फॉल हुआ। यानी बहुत सारे रॉयल डायनेस्टीज़ का पतन भी हुआ और बहुत सारी ऐसी थी जो कभी काफ़ी शक्तिशाली भी बनी। तो ये कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि इस दौरान जो मेजर डायनेस्टीज़ थी, पावरफुल डायनेस्टीज़ थी, वो कौन कौन सी थी, इनके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट 700 टू 1200 AD। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द गुजर प्रतिहारास। दे रूल्ड ओवर अवंती एंड पार्ट्स ऑफ साउथर्न राजस्थान। देखिए, जो ये गुजर प्रतिहारास थे, इन्होंने अवंती एरिया और साउथर्न राजस्थान के पार्ट में रूल किया था 8th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। और जो नागा भट्ट थे वो इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेट रूलर थे। इसके बाद जो मिहिर भोज और राजा भोज थे वो मोस्ट पॉपुलर रूलर रहे थे इस डायनेस्टीज़ के, बट द लेटर वीक सक्सेसर। लेकिन इसके बाद ये मिहिर भोज और राजा भोज जो थे वो तो काफ़ी पॉपुलर रूलर रहे इस डायनेस्टीज़ के, लेकिन इसके बाद के जो रूलर्स थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि अपने किंगडम को लंबे समय तक चला पाएँ या इसे इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकें। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो मोहम्मद गजनी है उन्होंने कन्नौज एरिया को अपने कब्जे में कर लिया, और इसकी वजह से ये जो किंगडम है प्रतिहारास, ये इसका डाउनफॉल हुआ या ये किंगडम पतन की ओर जाने लगा। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो प्रतिहारास थे डायनेस्टी, ये आर्ट के, क्राफ्ट्स के और लर्निंग के काफ़ी शौकीन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी थी वो था पालास। तो जो पाल्स थे या पालास थे, बंगाल और बिहार के कहा जाता है इनको। तो ये जनरली बंगाल और जो बिहार एरिया है उसमें लगभग इन्होंने 4 centuries तक रूल किया था। धर्मपाल एंड देवपाल वर ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। धर्मपाल और देवपाल जो थे वो इस डायनेस्टी के ग्रेट रूलर थे। धर्मपाल वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ये काफ़ी एक महान योद्धा थे धर्मपाल। ही वॉज अ बुद्धिस्ट, ये बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे। एंड फाउंडेड द फेमस मोनास्ट्री ऑफ विक्रमशिला। और एक जो फेमस मोनास्ट्री, फेमस जो मठ है बुद्धों का, ये विक्रमशिला, इसका फाउंडेशन इनके द्वारा किया गया था। ही बिल्ट द फेमस महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल बनाया गया था वो भी इनके द्वारा ही निर्माण किया गया था, उसका भी। ही एस्टेब्लिश्ड द ट्रेड रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया, यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में जो ट्रेड रिलेशन डेवलप किया गया था वो भी इनके द्वारा ही किया गया था। जो पालास थे वो आर्ट
और आर्किटेक्चर के काफ़ी शौकीन थे, लर्निंग के भी काफ़ी शौकीन थे। इसी वजह से जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो नालंदा एजुकेशन सेंटर था, वो इन्हीं के दौरान इन्हीं के शासनकाल में काफ़ी फेमस हुआ था। द नालंदा आल्सो बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस रीगेन। नाउ स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट द राष्ट्रकूट्स। जो राष्ट्रकूट्स थे वो अलग तीसरी जो डायनेस्टी थी पावरफुल राष्ट्रकूट्स थी। राष्ट्रकूट्स बिलोंग टू द डेक्कन, जो डेक्कन एरिया है, दक्षिण एरिया को बिलोंग करते थे ये। दे केम टू पावर आफ्टर द फॉल ऑफ द चालुक्यास। चालुक्यास के बाद में जो पावरफुल बनने वाली जो डायनेस्टी थी वो ये थी राष्ट्रकूट। इनमें जो दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। दंती दुर्ग जो थे रूलर, वो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। द राष्ट्रकूट रूल्ड फॉर मोर देन 300 ईयर्स। इन्होंने लगभग मतलब 300 ईयर्स से भी ज़्यादा समय तक रूल किया था राष्ट्रकूट ने। द राष्ट्रकूट्स वर पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। राष्ट्रकूट भी आर्ट और लर्निंग के काफ़ी शौकीन थे और इन्होंने मतलब इनके समय में जो राष्ट्रकूट थे, इनके समय में जो हिंदुइज्म था वो इनका जो मेन जो रिलीजन था राष्ट्रकूट किंगडम में, वो यही था कि हिंदुइज्म था। लेकिन इन्होंने जैनिज्म, इस्लाम और शैविज्म, वैष्णविज्म और इनके भी ये शौकीन थे, इनके भी पैट्रोनिस्ट थे। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे जो इस्लाम मर्चेंट्स हैं उनको भी अपने किंगडम में सेटल होने के लिए इन्होंने अलाउ किया था। और उनके रिलीजन को मान्यता देते हुए या उनका सम्मान करते हुए उन्होंने बहुत सारे मॉस्क या उनके उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बहुत सारे केंद्र भी उन्होंने बनवाए थे। तो इस तरीके से ये जो तीन जो मैन रूलर्स थे वो ये काफ़ी फेमस या पावरफुल रूलर्स थे। और इसी वजह से देखिए एक ही टॉपिक काफ़ी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, त्रिपाठी स्ट्रगल फॉर कन्नौज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो तीन पावरफुल किंगडम्स थे, गुर्जर, प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूट, तो ये तीनों ही जो थे इनके बीच में कंटिन्यूसली मतलब स्ट्रगल चलता रहता था। कन्नौज पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते थे ये। टू कैप्चर कन्नौज मीन द कंट्रोल ऑफ द गंगा वैली, क्योंकि जो कन्नौज एरिया था वो ऐसी जगह पर सिचुएटेड था कि कन्नौज पर कंट्रोल करने का मतलब ये था कि पूरी जो गंगा वैली है उस पर कंट्रोल करने ला। सो दीज वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल अमोंग द थ्री पावर्स। तो इसीलिए इन तीनों जो पावर्स थी, ये तीनों जो किंगडम्स थे पावरफुल, इनके बीच में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता था कन्नौज पर कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि कन्नौज जो एरिया था गंगा वैली का वो काफ़ी फर्टाइल एरिया था। और इसीलिए ये कोशिश करने में लगे रहते थे कि हमारा जो कंट्रोल है वो एस्टेब्लिश हो जाए इस एरिया में। द पालास, द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूट for the control of Kannauj for about a century with several rise and falls। तो देखिए जो पालास है, प्रतिहारास है और कन्नौज है, उन्होंने लगभग सेंचुरीज तक कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए कई उतार चढ़ाव आए। यानी कई बार किसी मतलब कोई जो किंगडम है कभी राइज हुआ तो कभी फॉल हुआ। तो ये इसीलिए ये थ्री पार्टी स्ट्रगल कराते हैं। और इसमें जो तीन पार्टीज थी वो थी प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो पार्ट है इस चैप्टर का वो समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स पार्ट सेकेंड। Students, in our previous class we have studied about the kingdoms of Pratiharas, Rashtrakoot and Palas, and about the three-party struggle for Kannauj. Now in this part we will learn about the remaining kingdoms and about the Turkish invention of India, Muhammad of Ghazni and Muhammad Ghori, and about the administration in the kingdoms. Students, let we learn about the Chamans. Chamans जिन्हें चौहान भी कहा जाता है, there were several branches of the Chamans who for about 2 centuries ruled from small principalities. Some of their rulers did establish their independent kingdoms. They were great patrons of art and literature. They built ब्यूटीफुल टेम्पल्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो चामन्स थे यानी चौहान थे, इनके कई बहुत सारे ब्रांचेस थे, यानी बहुत सारे भागों में बटे हुए थे ये चामन्स। और इन्होंने लगभग 2 सेंचुरीज तक इंडिया के कई स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ यानी रियासतों पर रूल किया था। इनमें से कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टेब्लिश किया था। और ये जो चामन्स थे वो आर्ट एंड लिटरेचर के काफ़ी शौकीन थे। इन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल जो टेम्पल्स है वो भी इनके द्वारा बनाए गए थे। जो नेक्स्ट किंगडम है वो है द राजपूत। आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्ष, यानी देखो राजा हर्ष की डेथ के बाद में जो उनका एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया।
या उनकी जो यूनिटी है, द यूनिटी ऑफ हर्ष एम्पायर डिसअपियर्ड, यानी हर्ष के जो एम्पायर की जो डिग्निटी यूनिटी है वो डिसअपियर होने लगी. हिज वास्ट एम्पायर फेल इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट states. These states were ruled over by Rajput. The period from the death of Harsh to the conquest of the northern India by the Muslim towards the end of the 12th century is called the Rajput period. तो देखिए स्टूडेंट, जो ये राजपूत थे, राजा हर्ष की डेथ के बाद में उनका जो एम्पायर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया. और कई जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं वो मतलब डाउनफॉल होता गया उनका. और इससे जो राजपूत हैं उन्होंने उन पर अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे राजपूत, और उन पर अपना कब्जा या अपने आधिपत्य में उन्होंने इस एरिया को ले लिया. तो ये कह सकते हैं जो राजपूत पीरियड है वो कब से माना जाता है कि हर्ष के बाद में, हर्ष की डेथ से लेकर 12वीं सेंचुरी में, जब तक मुस्लिम्स जो है उन्होंने नॉर्थन इंडिया में अपना नॉर्थन इंडिया को अपने कब्जे में नहीं ले लिया था या अपनी पावर नहीं एस्टैब्लिश कर ली थी, उसके बीच का जो पीरियड है वो राजपूत पीरियड माना जाता है. यानी राजा हर्ष की डेथ के बाद में जो स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हो गया था इंडिया, उनको राजपूतों के द्वारा अपने एरिया में मिला लिया गया था. इसके बाद बात करते हैं तुर्किश इन्वेंशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जो तुर्किश इन्वेंशन हुआ, तुर्कों ने कैसे इंडिया में एंट्री ली और कैसे इंडिया पर इन्वेडेड किया यानी आक्रमण किया. तो सबसे पहले है मोहम्मद ऑफ गजनी. जो मोहम्मद ऑफ गजनी थे वॉज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर टू इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स. देखिए जो मोहम्मद गजनी थे ये फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर थे जिन्होंने इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आक्रमण किया था. ही वॉज द रूलर ऑफ द गजनी. ये जो गजनी एम्पायर है इसके रूलर थे. इट वॉज द वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया दैट ही अट्रैक्टेड हिम द मोस्ट, एंड ही कैरिड out 17 raids on India during 25 years. He attacked India mainly to accumulate India. He was a great patron of art and literature. He was one of the greatest conqueror. देखिए स्टूडेंट्स, जो ये मोहम्मद ऑफ गजनी थे ये काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी शक्तिशाली तुर्किश इन्वेडर थे. इन्होंने जब ये देख लिया कि इंडिया इस टाइम पे पॉलिटिकली वीक होता जा रहा है, तो इन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इंडिया की जो वीक पॉलिटिकल कंडीशन है उसको उन्होंने मतलब वो पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया की उनको काफ़ी अट्रैक्ट करने लगी. और उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है कि इंडिया पर अटैक किया जाए. और लगभग इन्होंने 25 ईयर्स में, यानी 25 ईयर्स में उन्होंने इंडिया में 17 टाइम्स अटैक किए थे. यानी ये ग्रेट कन्क्यूरर थे, यानी काफ़ी बड़े विजेता थे. इनको मतलब आसानी से हार हासिल नहीं, उन्होंने हर बार उन्होंने जीत हासिल की और जितनी बार भी अटैक किया. लेकिन इनका जो मेन मकसद था, ये आर्ट और लिटरेचर के काफ़ी शौकीन थे और ये ग्रेटेस्ट कन्क्यूरर थे इंडिया के, वर्ल्ड के, यानी ये विश्व विजेता कही जा सकते थे. बट ही फेल्ड एज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया. लेकिन इन्हें इंडिया में मुस्लिम एम्पायर को एस्टेब्लिश करने वाला फाउंडर नहीं कहा जा सकता, इतना ग्रेट विजेत रूलर होने के बावजूद भी. ऐसा इसीलिए क्योंकि इनका जो मेन मकसद था इंडिया में वो लूट करने का, यहाँ से वेल्थ ले जाने का था, ना कि इंडिया में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने का. यानी इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी इन्हें मुस्लिम एम्पायर का फाउंडर नहीं कहा जा सकता इंडिया में. इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गोरी की. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, मोहम्मद गोरी, रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान, अटैक्ड इंडिया. यानी ये 12th सेंचुरी के एंड में जो मोहम्मद गोरी थे, जो अफगानिस्तान के छोटे से किंगडम के रूलर थे, उन्होंने इंडिया पर अटैक किया. उन्होंने ये मतलब मोहम्मद गजनी जितने प्रभावशाली या ये कह सकते हैं पावरफुल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इंडिया के मोस्ट ऑफ मतलब पार्ट पर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी. इन्होंने मुल्तान को अपने कब्जे में कर लिया था, मुल्तान पर अटैक किया, उसे अपने कैप्चर कर लिया, अपने में शामिल कर लिया अपने एम्पायर में. इसके अलावा गुजरात है, पेशावर है, पंजाब है और सियालकोट है, इनको भी अपने एम्पायर में मिला लिया. इसके बाद 1191 में जो गोरी है उन्होंने जो चौहान है उन पर अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया और उन्हें हरा दिया. लेकिन इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ इनके 2 बैटल्स हुए थे 1191 में और एक हुआ था 1192 में. 1191 में जो बैटल हुआ उसमें जो मोहम्मद गोरी है उन्हें पराजित होना पड़ा. लेकिन जो नेक्स्ट बैटल था 1192 का, जिसे सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है, इसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था.
और इस तरीके से मतलब इसी वजह से इन्हें द रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। यानी मोहम्मद जो गोरे थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन इनका मेन मकसद इंडिया में आके अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करना था, अपने एम्पायर को आगे से आगे बढ़ाना था। जो भी ये कंक्योर करते जाते थे जिस एरिया को भी, उसे वो अपने एम्पायर में शामिल करते जाते थे। तो इनका मेन मकसद यहाँ पर एम्पायर एस्टेब्लिश करना था, इसीलिए इन्हें रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही एनेक्स्ड टू हिज ओन एम्पायर वॉट एवर ही कंक्योर्ड, यानी जो भी वो जिस पर भी वो विजय हासिल करते गए, जिस भी एरिया पर को वो जीतते गए, उसे वो अपने एम्पायर में मिलाते गए। ही मेड हिज कन्क्वेस्ट परमानेंट, वो अपनी जो कन्क्वेस्ट है, अपनी विजय को परमानेंट बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि वो यहाँ पर रूल करना चाहते थे। इवन इन हिज एब्सेंट ही लेफ्ट हिज जनरल्स टू कंप्लीट हिज वर्क। इवन इसीलिए इसी वजह से अपनी एब्सेंट में भी वो अपने पीछे से अपने इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कि उनकी विजय बरकरार रहे और उनकी विजय आगे से आगे होती रहे, इसके लिए वो अपने जनरल्स को छोड़ जाते थे अपने इस टास्क को पूरा करने के लिए। वाहिल मोहम्मद गजनी वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन द वेल्थ ऑफ इंडिया, जबकि जो मोहम्मद ऑफ गजनी थे वो केवल इंडिया की वेल्थ में इंटरेस्टेड थे। इसीलिए पावर और शक्तिशाली मोहम्मद गोरी से भी ज़्यादा होने की वजह से होने के बावजूद भी जो मोहम्मद गजनी है उन्हें रियल फाउंडर मुस्लिम एम्पायर का नहीं कहा गया, बल्कि मोहम्मद गोरी को कहा गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। देखिए प्रशस्ति लैंड ग्रांट्स क्या है? लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू द लर्नड ब्राह्मण्स, स्पेशली दोज हु रॉट प्रशस्तीज इन प्रेज ऑफ किंग्स एंड हेल्प दैम इन रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्रशस्ति से मतलब होता है कि प्रशस्ति एक प्रकार की राइटिंग, एक प्रकार के लेख है विच आर रिटन इन द प्रेज ऑफ किंग्स, यानी जो कुछ विद्वान जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा लैंड ग्रांट दिया जाता था, राजाओं के द्वारा इन ब्राह्मण्स को दिया जाता था, और स्पेशली उनको दिया जाता था जो राजा की प्रशंसा में कुछ प्रशस्तिज लिखते थे, यानी कुछ लेख लिखते थे। एंड हेल्प देम, और इसके अलावा राजा की एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हेल्प करते थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन। तो सोसाइटी की अगर बात करते हैं, द कास्ट सिस्टम कंटिन्यूड टू बी द बैकबोन ऑफ द राजपूत। जो राजपूत डायनेस्टी थी उसमें जो कास्ट सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, या जो कास्ट सिस्टम को एक तरह से बैकबोन कहा जा सकता है राजपूत डायनेस्टी की। आउट ऑफ द 4 मैन कास्ट, यानी 4 मैन कास्ट के अलावा बहुत सारी सब कास्ट भी थी सोसाइटी में, और जो व्यूमेंस थी उनको सोसाइटी में, राजपूत सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन प्राप्त थी। अब इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी की। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो जो एग्रीकल्चर था उस सोसाइटी में उस समय, एडमिनिस्ट्रेशन का जो इकोनॉमी का जो मेन साधन था वो एग्रीकल्चर था, ऑक्यूपेशन लोगों का एग्रीकल्चर बेस्ड था। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज गुड प्रोग्रेस हैड बीन मेड, और इंडस्ट्री के फील्ड में भी काफ़ी प्रोग्रेस या काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता था। ट्रेड वाज आल्सो फ्लोरिशिंग, और जो व्यापार है वो भी काफ़ी आगे बढ़ रहा था। रिलीजन की अगर बात करें तो द राजपूट्स वर द फॉलोवर्स ऑफ द हिंदुइज्म, यानी जो राजपूत डायनेस्टी के लोग थे या राजपूत जो थे वो हिंदू धर्म को अपनाते थे या हिंदू धर्म के फॉलोवर थे। वाइल द पीपल वर्शिप्ड, जबकि इसके अलावा सोसाइटी में जो लोग थे उनके द्वारा विष्णु, शिव, दुर्गा और बाकी कई तरह के जो देवी देवताएं या गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनको वर्शिप किया जाता था। स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट टू द नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ में कैसी जो भक्ति मूवमेंट है उसका कैसे स्प्रेड हुआ। द भक्ति मूवमेंट लीड बाय न्यानार्स। देखिए न्यानार्स से मतलब यहाँ पर होता है वर्शिपर ऑफ शिव, यानी शिव भक्त। एंड अलवार्स, अलवार्स से मतलब यहाँ पर है वर्शिपर ऑफ विष्णु। इन द साउथ, तो जो भक्ति मूवमेंट जिसको लीड किया जा रहा था न्यानार्स और अलवार्स के द्वारा, यानी वर्शिपर ऑफ शिव और वर्शिपर ऑफ विष्णु के द्वारा साउथ एरिया में, वो अब नॉर्थ एरिया में भी स्प्रेड होता जा रहा है, यानी भक्ति मूवमेंट साउथ से नॉर्थ एरिया में भी फैलता जा रहा था। और जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म जो है उसको भी अपनाया जा रहा था। इसके अलावा जैनिज्म आल्सो गेन पॉपुलरिटी अमोंग ट्रेडिंग क्लासेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसमें जैन धर्म को भी जो ट्रेडिंग क्लासेस है, यानी बिजनेस जो फैमिलीज़ हैं, बिजनेस जो क्लास हैं, व्यापारिक जो वर्ग हैं, उसमें जो जैन धर्म है उसको भी काफ़ी पॉपुलरिटी हासिल हो रही थी। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था इस चैप्टर का वो हमने कंप्लीट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।